नमस्कार, मैं सुनील डांग। साथियों, आज बात करेंगे पर्यावरण, प्रदूषण और ग्लोबल वार्मिंग को लेकर। त्योहारों के इस सप्ताह में हवा विशेष रूप से उत्तर भारत के ऊपर बहुत खराब है। इसलिए मुझे आशा है आप में से जो लोग आजकल पीड़ित हैं वे जल्दी ही बेहतर महसूस करेंगे। दिवाली का त्यौहार हिंदू कैलेंडर के अनुसार सामान्य तौर पर अक्टूबर के तीसरे हफ्ते से नवंबर के दूसरे हफ्ते के बीच मनाया जाता है। अक्सर यही वो समय होता है जब किसान खेतों में पराली जलाते हैं। प्रत्येक वर्ष अक्टूबर माह के आसपास दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण का स्तर तेजी से बढ़ने लगता है और प्रदूषण के कारणों को लेकर आरोप प्रत्यारोपों की राजनीति भी शुरू हो जाती है। दिवाली के इस समय हर साल दिल्ली एनसीआर गैस चैम्बर बन जाता है। दम घोटू प्रदूषण को देखते हुए जिस तरह के हालात यहाँ बन रहे हैं, उससे ऑक्सीजन कैन के कारोबारी भी बाजार तलाशने लगे हैं। लेकिन इसमें अचरज से ज़्यादा चिंता होनी चाहिए कि आखिर क्यों ऐसे हालात बन रहे हैं। जिस तरह से हमने पहले शुद्ध पानी की चिंता नहीं की थी, तो बाद में बोतल बंद पानी बेचने वालों की बन आई थी, उसी तरह से अब हवा बेचने वाली कंपनियों को दिल्ली के प्रदूषण में कमाई नज़र आने लगी है। भलाई दिल्ली में ऐसी स्थिति होती नज़र नहीं आ रही, पर यहाँ ऑक्सीजन कैन लेकर चलने की अगर नौबत आ जाएगी तो कारोबारी कंपनियाँ यहाँ भी उस माहौल का फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगी। भारत के संविधान की धारा 21 में दिए गए जीवन जीने के अधिकार में स्वच्छ पर्यावरण का भी अधिकार निहित है। पानी और हवा दोनों का इस्तेमाल प्रत्येक नागरिकों का संवैधानिक हक भी है और चिंता की बात यह है कि जिम्मेदार लोगों ने शुद्ध पानी, शुद्ध हवा की चिंता कभी की ही नहीं, वरना इस तरह की नौबत यहाँ कभी भी नहीं आती। एक तरफ दुनिया के देश बोतल बंद पानी की बिक्री पर प्रतिबंध लगा रहे हैं, वहीं हमारे देश में बोतल बंद पानी का कारोबार करने वाली कंपनियां समूचे देश पर छा गई हैं। इससे भी ज़्यादा दुर्भाग्य की स्थिति तब बनने वाली है जब न केवल दिल्ली बल्कि देश के प्रमुख बड़े शहरों को शुद्ध हवा के नाम पर ऑक्सीजन बेचने वाले सक्रिय हो जाएंगे। यह सही है कि दिल्ली में वायु प्रदूषण का स्तर काफ़ी अधिक है और इसे नियंत्रित करने को लेकर प्रयास भी किए जा रहे हैं, लेकिन ये नाकाफ़ी है। अब स्थिति यह आ गई है कि यहाँ पर ताज़ी हवा और ऑक्सीजन की बिक्री की शुरुआत होती नज़र आ रही है। यहीं पर हमें सोचने की आवश्यकता है कि क्या ऑक्सीजन के कैन उपलब्ध होना बेहतर उपाय होगा। सवाल यह नहीं है कि यह कैन कितने में मिलेगा और कितने लोग इसे खरीद पाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ऐसी स्थिति आए ही क्यों प्रदूषण का स्तर इतना अधिक बढ़ गया है कि लोगों को इसमें बाजार देखने का मौका मिल रहा है। कमी कहीं ना कहीं हमारी ही रही है। यदि हम इस कमी को स्वीकारते हैं तो उपाय भी हमें ही सोचने होंगे। वहीं लॉकडाउन के दौरान औद्योगिक गतिविधियां और वाहनों के ना चलने से प्रदूषण में भारी कमी देखी गई थी और इस वर्ष के मध्य दिल्ली की वायु गुणवत्ता काफ़ी सुधार हो गया था, परंतु पुनः वाहनों के चलने, तापमान में गिरावट और पराली के जलने के साथ दिल्ली में वायु की गुणवत्ता खराब होने लगी। कोविड-19 के चलते इस महामारी के परिदृश्य में वायु प्रदूषण पर नियंत्रण की आवश्यकता अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि वायु प्रदूषण के कारण श्वास संबंधी बीमारियां कोविड-19 से प्रभावित लोगों की स्थिति को और खराब कर सकती हैं। एक तरफ देश में किसान कृषि कानून के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर किसानों से जुड़ी एक और समस्या सामने आ गई है। पंजाब में बड़े स्तर पर पराली जलाने का सिलसिला तेज हो गया है। कुछ किसान इसे अपनी मजबूरी बता रहे हैं, तो कुछ किसानों ने इसे कृषि कानून के विरोध में अपना विरोध प्रदर्शन बताया। इसकी समुचित सच्चाई को जानना तो ज़रूरी होगा। पंजाब में इस मौसम में पराली जलाने के लगभग 74,000 घटनाएं दर्ज की गई, जो 4 साल में सबसे ज़्यादा हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि कृषि कानूनों को लेकर किसानों में गुस्सा और सरकार द्वारा उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुसार कृषकों को वित्तीय प्रोत्साहन नहीं दिया जाना इसके प्रमुख कारणों से शामिल हो सकते हैं। पंजाब रिमोट सेंसिंग सेंटर द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार राज्य में 21 सितंबर से 14 नवंबर के बीच पराली जलाए जाने के 73,883 घटनाएं दर्ज की गई थी।
जो 2016 के बाद सबसे अधिक हैं। पंजाब में पिछले साल इसी अवधि में पराली जलाने के 51,048 मामले सामने आए थे। वहीं 2018 में 46,559 ऐसी घटनाएं हुई थी। 2017 में इसी अवधि के दौरान 43,149 घटनाएं हुई थी। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के एक अधिकारी ने कहा कि 4 से 7 नवंबर के बीच पराली जलाने की घटनाएं चरम पे पहुंच गई थी। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की वायु गुणवत्ता निगरानी एजेंसी सफर के अनुसार दिल्ली एनसीआर के प्रदूषण में पराली की हिस्सेदारी 5 नवंबर को 42% तक पहुंच गई थी, जब क्षेत्र में पराली जलाने की 4,135 घटनाएं ही दर्ज की गई थी। पंजाब सरकार के एक अधिकारी के अनुसार इस साल बहुत बढ़िया फसल हुई है, इसलिए फसल के अवशेषों की मात्रा भी अधिक हो गई है। यह भी प्रतीत होता कि किसान सहयोग करने को तैयार नहीं है। क्या किसानों में कृषि कानून को लेकर सख्त नाराजगी है? साथियों, आपके रेफरेंस के लिए आपको बता दूं कि 10 साल पहले तक पंजाब और हरियाणा में धान की जो बुआई होती थी वो एंड ऑफ मई में शुरू हो जाती थी और अक्टूबर के मौसम बदलने से पहले पहले कटाई भी पूरी हो जाती थी। इससे वायु प्रदूषण कम होता था और उसका प्रभाव एयर डायरेक्शन, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी में अलग होने के कारण सीमित रह जाता था। परंतु 2009 में भूजल संरक्षण के लिए इन दोनों राज्यों ने, हरियाणा और पंजाब ने, एक कानून बनाकर धान की रुपाई को मिड जून तक के लिए प्रतिबंधित कर दिया था। क्रॉप सर्कल, इससे प्रतिकूल असर पड़ने में एग्रीकल्चर प्रोडक्शंस जो थी वो इंटरप्ट हो गई। अब 15 से 30 जून के बीच अधिकांश रुपाई होती है, जिसके कारण सारी फसल एक साथ कटाई के लिए मिड अक्टूबर में तैयार हो जाती है और उस समय किसान को अपना खेत को खाली करने की जल्दी होती है। लिहाजा वह कटाई के बाद जो आसान तरीका उसके पास होता है वह पराली को जला देता है, ताकि रबी की बुआई के लिए खेत तैयार करने के लिए जो उसको बहुत कम समय मिला है उसका वह यूटिलाइजेशन कर सके। आजकल पराली इसलिए भी अधिक होती है क्योंकि किसान अपने समय बचाने के लिए मशीन से धान की कटाई कराते हैं। मशीन धान का केवल ऊपरी हिस्सा काटती है और नीचे का हिस्सा अब पहले से ज़्यादा बचता है। इसे हरियाणा तथा पंजाब में पराली कहा जाता है। संदर्भ रहे कि धान के पुआल और डंठल में सिलिका की मात्रा अधिक होती है और इसका इस्तेमाल पशुओं को खिलाने के लिए नहीं किया जाता। ऐसा नहीं है कि इसको जलाने से रोकने के लिए कृषि वैज्ञानिक चिंतित नहीं है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बताया कि उत्तर भारत में प्रदूषण का जो कारण पराली के कारण बना है, उसके समाधान के लिए डीकम्पोज तकनीक बहुत ही कारगर साबित हुई है। उन्होंने कहा कि पूसा इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने 24 गांव में जाकर पराली पर डीकम्पोज छिड़काव किया और उसके परिणाम जो बहुत पॉजिटिव आए हैं, जिसमें छिड़काव के 20 दिन के बाद 70 से 95% पराली गलकर खाद में बदल जाती है। इसे अब सभी राज्यों में लागू करना चाहिए। बड़ा प्रश्न यह है कि राजनीति के चलते क्या यह लागू हो पाएगा। चलिए अब देखते हैं विश्व की ओर। प्रेसिडेंट इन वेट जो बाइडेन ने सार्वजनिक रूप से इलेक्शनों के दौरान कहा था कि $2 ट्रिलियन हम जलवायु योजना के दौरान खर्च करेंगे और अमेरिका फिर से पेरिस समझौते से जुड़ जाएगा, जिसे ट्रंप प्रशासन ने बाहर कर दिया था। राष्ट्रपति ट्रंप ने जलवायु परिवर्तन को एक धोखे के रूप में वर्णित किया था और उनका तर्क था कि यह समझौता अमेरिका के लिए नुकसानदायक है, जबकि यह चीन, रूस और भारत जैसे देशों को लाभ देता है। उनके अनुसार यह अमेरिका के लिए आर्थिक रूप से हानिकारक हो सकता है। जो बाइडेन ने विश्वास जताया कि अमेरिका पेरिस समझौते में फिर से जुड़ने की कोशिश करेगा जैसे ही वह 20 जनवरी 2021 को ओथ ऑफ द ऑफिस लेंगे, संभवतः उसी दिन से। यह एक अच्छी खबर है। बाइडेन के लिए इस समय यह सर्वोच्च प्राथमिकता है कि जलवायु को प्रभावित करने वाली कई नीतियों को पलट के सही दिशा में लाना। क्या यह होगा? यही आज का सबसे बड़ा प्रश्न है। भारत और चीन दुनिया में 2 बड़े आबादी वाले देश हैं। यह दोनों देश वैश्विक स्तर पर तेजी से औद्योगिक विकास की दौड़ में हैं, लेकिन जितनी तेजी से ये दोनों देश विकास की पटरी पर दौड़ रहे हैं,
पर्यावरण संबंधी उतनी ही गंभीर समस्याएं दोनों देशों के सामने आ खड़ी हुई हैं। दोनों को तेज विकास के साथ पर्यावरण के संरक्षण के लिए गंभीर जिम्मेदारी भी निभानी होगी। दुनिया की कुल 7.7 अरब आबादी का 37% हिस्सा दोनों देश भारत और चीन में रहता है। चीन में जहां 1.43 अरब लोग रहते हैं, वहीं भारत चीन से थोड़ा सा ही पीछे है और 1.37 अरब लोग हैं। संदर्भ रहे कि विश्व में कार्बन उत्सर्जन के मामले में चीन जहां पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा 28% CO2 का उत्सर्जन करता है, जबकि दूसरे स्थान पर अमेरिका है जो 14% और उसके बाद में भारत 7% के साथ खड़ा है। अब इतिहास के पन्नों से लंदन ग्रेट फोक की बात करते हैं, जिसने सन 1952 में 5 दिन 5 से 9 दिसंबर तक लंदन शहर को कवर करके रखा था, जो औद्योगिक प्रदूषण और उच्च दबाव वाले मौसम की स्थिति के कारण हुआ था। आखिरकार 9 दिसंबर को ग्रेट स्मोक कम हुआ, पर इसकी गंभीरता को पूरी तरह से लोग समझ नहीं पाए। कुछ हफ्तों के बाद जब रजिस्ट्रार जनरल ने मरने वाले लोगों की संख्या को प्रकाशित नहीं कर दिया, जो कि लगभग 3,500 से 4,000 थी। स्मोक का प्रभाव लंबे समय तक चला और वर्तमान समय के अनुमान के अनुसार मृतकों की संख्या लगभग 12,000 रही। 1952 की घटना के बाद लंदन के वायु प्रदूषण की गंभीरता निर्विवाद हो गई, जिसके चलते 1956 में क्लीन एयर एक्ट पास किया गया। इस अधिनियम ने पूरे शहर में धुआं मुक्त क्षेत्र की स्थापना की और घरेलू आग के साथ साथ औद्योगिक भट्टियों में कोयले को जलाने पर रोक लगा दी। वैसे 1962 में एक और स्मॉग संकट आया था। स्वच्छ वायु अधिनियम को आमतौर पर पर्यावरणवादियों के इतिहास में एक प्रमुख घटना को माना जाता है और इसने ब्रिटेन में सार्वजनिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद की। साथियों, पोल्यूशन और पॉलिटिक्स का क्लोज रिलेशन है। अगर आपकी राजनीतिक इच्छा शक्ति हो तो आप स्थिति को ठीक करने का संकल्प ले सकते हैं। अगर आपकी सोच स्पष्ट है तो जो बाइडेन की तरह पेरिस समझौते में वापस आना एक बहुत बड़ा संकेत है कि आप एक सही दिशा में जा रहे हैं। ऐसे में जबकि ग्लोबल वार्मिंग पोल्यूशन से भी एक बड़ा विषय है, अगर पॉलिटिशियन अपनी इच्छा शक्ति से खेती के चक्र को बाधित कर सकते हैं तो प्रदूषण जैसे विषय को क्यों नहीं कंट्रोल कर सकते, यह बात समझ से परे है। याद रहे, इतिहास में जब जब प्रदूषण और प्रकृति से छेड़छाड़ की गई, तब तब लंदन स्मोक जैसी घटनाओं ने हम लोगों को समय समय पर चेतावनी दी। अगर हम आज भी नहीं चेते तो आने वाले समय में प्रकृति आपकी गैर जिम्मेदारान व्यवहार और राजनीतिक मुद्दों को पलट देगी और इस संसार को एक अलग ही दिशा में ले जा सकती है। एक बहुत बड़ा प्रश्न इस महान देश भारत के लिए, क्या केंद्रीय सरकार राज्य सरकारों के साथ मिलकर किसान, औद्योगिक इकाई और आम जनता को साथ मिलाकर कोई एक ऐसी रणनीति ला पाएगी जिससे कि आने वाले समय में स्वच्छ वायु, जल, वातावरण को हम आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित छोड़ पाएंगे? साथियों, आपको मेरा ये एपिसोड कैसा लगा? लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही बेल आइकॉन दबाना ना भूलिएगा ताकि YouTube आपको समय समय पर मेरे अपडेट्स और नए एपिसोड की जानकारी देती रहे। नमस्कार।